हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और अभी चल रही है साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम साइंस एंड टेक के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपको लेकर के आ रहे हैं। पहले स्पेस हम खत्म कर चुके हैं और आज हेल्थ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनवरी कंप्लीटली हम क्या करेंगे, करंट अफेयर पे फोकस रखेंगे एंड करंट अफेयर का पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और फेब में यही चीज हमारी सी सैट का कंप्लीट कोर्स आ जाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिश करेंगे जैन एंड फेब तक, एंड तक, किसी मिड तक, किसी हालत में करंट अफेयर कंप्लीट कर लें। मेरा नाम है डी प्रकाश दोस्तों, मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूं, मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया है और साथ ही साथ कई सारे और भी प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं एनआईटी रायपुर एंड आईआईटी बैंगलोर से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है मैंने वहां से, सिविल इंजीनियरिंग में। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। लेट अस बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट। ठीक है, फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट पहली बार ऐसा निकाला गया है। तो आपके लिए सवाल ये रहा दोस्तों, ध्यान रखिए। फंगाई आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांटाई किंगडम। फंगाई क्या है? प्लांटाई किंगडम के एनिमल्स हैं। WHO हैज रिलीज्ड फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। दोस्तों बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। देखो दोस्तों, जिन लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो बहुत सिंपल सवाल है, बट सपोज कीजिए अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो मे बी उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आए। प्लीज इसको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट में बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। 1 and 3 ऑप्शन सही है, 2 ओनली सही है, 2 and 3 ओनली सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है। तो कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है आपको इसमें से बताना है। WHO हैज रिलीज फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। इसके अलावा द लिस्ट कैटेगराइजेस फंगाई इन 3 कैटेगरीज। तो ये सारी चीजें हैं। देखो दोस्तों, यूपीएससी ऐसी सवाल हमेशा पूछता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स पूछ लिया कि 3 लिस्ट निकाला है कि 2 लिस्ट निकाला है। कभी कभी यूपीएससी सवाल पूछता है ना। और नो डाउट ये जो लिस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, WHO ने ही निकाली है। तो WHO हैज रिलीज फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा मीनस हमें समझ में आया था ब्लैक फंगस का, जिसको बाद में हमने देखा कि ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस भी, जो पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उनको अफेक्ट कर रही है। और इसके बाद फिर येलो फंगस के भी कुछ इंसिडेंसेस हमें दिखाई दिए थे। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ब्लैक, व्हाइट एंड येलो, इन तीनों फंगस का हमें दिखाई दिया था। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पे कि जो भी पर्सन इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे होते हैं, स्पेसिफिकली जब आपका ऑपरेशन होता है, ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो वहां पे उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप अपना केयर प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, फंगस ऑलमोस्ट हर दिन हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। बेसिकली फंगस जो होते हैं ये स्पोर फॉर्म में एयर में सस्पेंडेड होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ये भी मैं चलिए बता देता हूं आपको। देखो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फंगस जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने जो एग सेल्स होते हैं, जो मतलब ग्रोइंग एम्ब्रियोज होते हैं, अगर अनफेवरेबल सिचुएशन है तो उसको स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो स्पोर होता है ये बहुत स्टर्डी होता है। स्टर्डी मतलब ये जल्दी खराब नहीं होगा, बहुत आराम से, बहुत एडवर्स क्लाइमेट में भी सेव करके रखता है किसको, फंगस के एम्ब्रियो। जैसे इनको एम्बिएंट कंडीशन मिली, जैसे बेस्ट कंडीशन मिली, तुरंत का तुरंत ये जर्मिनेट होते हैं और तुरंत का तुरंत फंगस बेटर हो जाता है। एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं, ध्यान रखिए, फंगस जो है, फंगाई जिसको हम बोलते हैं FUNGI, ठीक है, फंगाई इज प्लूरल, फंगस इज सिंगुलर। ठीक है, तो फंगाई जो है ये अपने आप में अलग से किंगडम है। ये प्लीज ध्यान रखिए, ये प्लांट किंगडम का हिस्सा नहीं है। फंगस की आउटर लेयर जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, काइटिन या चिटिन जो भी बोलना चाहे आप उसको बोलिए, काइटिन वैसे बोला जाता है असली प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। जबकि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में ये जो आउटर लेयर है ये काइटिन की नहीं, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लीज ये ध्यान रखिए, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कहीं भी आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए कि फंगाइज आर नॉट प्लांट्स, फंगाई प्लांट नहीं है। तो जो मशरूम एक्चुअली आप खाते हैं, ऑल्दो उसको वेजिटेरियन माना जाता है, बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि ये प्लांट नहीं है, ये नहीं, ये एनिमल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि प्लांट किंगडम का नहीं है तो एनिमेलिया किंगडम का हो गया, नहीं। देयर आर 5 किंगडम्स। अगर आपको बेसिक साइंस पता हो तो उसमें फंगाई जो है वो अपने आप में एक अलग ही किंगडम है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ना ये एनिमल है ना प्लांट है, ये कुछ और ही है। ठीक है, इट इंक्लूड्स 19 फंगाई कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी, विल हेल्प आइडेंटिफाई फंगाई
विच पोज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ। ध्यान रखिए पब्लिक हेल्थ को सबसे ज्यादा रिस्क हो सकता है। क्रिटिकल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रिप्टोकोकस, न्यूफॉर्मेंस, कैंडिडा ऑरिस, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, कैंडिडा एल्बिकैन, है ना। इसके बाद दोस्तों हर एक नाम आपको याद रखना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो नो डाउट इसको हम अवॉइड करेंगे। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब इतने सारे नाम हो तो आपको हर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ 4 नाम हो सके तो याद रख लीजिए क्रिटिकल वाले, ठीक है। हो पाए तो, ये भी ऐसा नहीं है फिक्स कि भैया याद रखना ही रखना है, अगर हो पाए तो प्लीज ये 4 नाम याद रख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है 3 कैटेगरीज दी गई है WHO के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है उसको क्रिटिकल ग्रुप में रखा है, उसके बाद हाई ग्रुप एंड देन मीडियम ग्रुप। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। अब देखिए इसके आगे मैं बात करता हूं, मोस्ट फंगल पैथोजेंस लैक रैपिड, सेंसिटिव एंड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स। दिक्कत क्या आती है जब हमें फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल अटैक होता है, तो देखो स्किन पे तो बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीजेस फंगल डिजीज होते हैं, है ना। आप देख लो रिंग वॉर्म देख लो, सॉरी रिंग वॉर्म नहीं, रिंग गार्ड, जो हाँ रिंग वॉर्म ही आ जाएगा बेसिकली, है ना। या जो भी स्किन डिजीजेस होते हैं मैक्सिमम उनमें से फंगल डिजीज होते हैं। बट ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रैपिड, सेंसिटिव एंड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स इन मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस अवेलेबल नहीं है। ओनली 4 क्लासेस ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन हमें मालूम है, जैसे एजोल्स, इकेनोकैंडिन्स, पायरिमिडाइन, है ना, पायरिमिडाइन एंड पॉलीन्स, ठीक है। तो ये 4 ही कैटेगरी ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फंगस भी इवेंचुअली स्लोली इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, और फंगस बहुत तेजी से रेजिस्टेंट होती है। इसीलिए आप देखिए स्किन डॉक्टर जो होता है, स्किन डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे इन जनरल 15 to 20 डेज में आपकी दवाई जरूर बदल देगा। आपका अगर खुजली हो रही है स्किन पे, तो आप देखिए 15 to 20 डेज में दवाइयां तुरंत बदल देते हैं, ताकि कोई भी जो आपकी बॉडी पे फंगस है वो किसी भी एक दवाई के प्रति रेजिस्टेंट ना हो। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंसिडेंस एंड जियोग्राफिकल रेंज ऑफ फंगल डिजीजेस आर एक्सपैंडिंग वर्ल्ड वाइड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवल, है ना। फंगाई that cause common infections become increasingly resistant to treatment. Resistant to antifungal medicines is partly driven by an inappropriate antifungal use. ध्यान रखिए मैंने पहले ही बताया एंटीफंगल मेडिसिन के प्रति भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जस्ट लाइक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसी तरह से एंटीफंगल मेडिसिन के प्रति भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। केवल और केवल उसके पीछे एक ही रीजन है कि इनअप्रोप्रिएट यूज होता है। हमें कोई भी स्किन डिजीज होता है, हम जाते हैं बाजार से, क्वाड्रिडम खरीद लिया या कोई भी जो भी आपको दवाई पता है वो आपने खरीद ली और उसके बाद ले करके लगा लिया, है ना, और उसके बाद फिर हम उस डोजेज को कंप्लीट नहीं करते हैं। हो सकता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो, उसमें एडिशनल मेडिसिन की जरूरत हो, और इस तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन की जरूरत ना हो। और ये भी हो सकता है ये बहुत प्रोलॉन्ग यूज है क्वाड्रिडम का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन को यूज करने का जो चांस था वही खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो फंगस है वो इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें अपने आप से दवाई कभी नहीं खरीदनी है। कोशिश कीजिए हर बार डॉक्टर के पास जाइए जितना हो सके। ऑल द डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है कि वो भी समझें इन बातों को और उसके अलावा ढंग से बिहेव करें, मतलब किफायती तरीके से करें, अननेसेसरी मेडिसिन ना लिखें, ठीक है। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन प्रोग्राम, तो ध्यान रखिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन प्रोग्राम। तो स्पार्क इन्होंने नाम रखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म स्पार्क है। सबसे पहले ये देखिए कि इसका एम क्या है। एम क्या है इसका, तो ये समझिएगा स्पार्क का एम है रिसर्च आइडियाज जनरेट करना, है ना, उसको सपोर्ट करना, किसके, यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के। इसको चला कौन रहा है, तो ध्यान रखिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है। इन्होंने कुछ रिसर्च फेलोशिप निकाली है यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि आयुर्वेदा कॉलेज में पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। CCRAS जो है ये एपेक्स बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ध्यान रखना इस केस में अगर आपको स्पार्क प्रोग्राम के बारे में, देखो यूपीएससी इस पे पास में सवाल पूछ चुका है, स्पार्क प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो यहाँ अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछा है तो मिनिस्ट्री में ध्यान रखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो जाएगा। आई होप आपको आयुष का फुल फॉर्म पता है, जिसको पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिन लोगों से भी हो पाए, है ना। और अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नहीं दिया है तो बेटर है, और या फिर दोनों भी दिया है तो भी आप CCRAS को मार्क करके आएंगे। ध्यान रखिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। देखो दोस्तों अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है डोपिंग का, किसका, स्पोर्ट्स में डोपिंग का। डोपिंग का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिएगा। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि आप
अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, किस चीज को एनहांस करने के लिए, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कोई सब्सटेंस लेते हो, कोई ड्रग लेते हो जो कि इलीगल है एक्चुअली, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स इन जनरल आर इलीगल, ठीक है, इन जनरल आर इलीगल। फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो आपके पेन की फीलिंग को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मना है, ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 अभी आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। पार्लियामेंट पास नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, प्लीज इसमें गड़बड़ी मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी अभी पार्लियामेंट ने 2022 का एक एक्ट पास किया है, नेशनल डोपिंग एक्ट 2022 एक्ट लिखा है, इसका मतलब प्रेसिडेंट साहब का साइन हो चुका है, ठीक है। बेसिकली जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया स्पोर्ट्स में जो है उसमें डोपिंग को रोकना है और साथ साथ एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को मतलब उसको बढ़ाना है ना, इन्फोर्स करना है कि भैया कहीं पे भी डोपिंग ना हो। नीड क्या थी दोस्तों, एक चीज समझिएगा, अकॉर्डिंग टू वाडा इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डोप ऑफेंडर्स इन 2019। सोचो 2019 में हमारे यहाँ तीसरे सबसे ज्यादा डोप ऑफेंडर्स थे। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए। इसके अलावा यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इसको भी हमें इन्फोर्स करना है, उसको भी इफेक्ट देना है, इसके लिए भी ये जरूरी है। लो अवेयरनेस अबाउट एंटी डोपिंग, खिलाड़ियों को दोस्तों कई बार पता ही नहीं होता है कि वो जो खाना खा रहे हैं या जो दवाई उनको मतलब उनके जो कोच रिकमेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली एंटी डोपिंग के तहत आता है और उसके कारण उनका पूरा कैरियर तबाह हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरा कैरियर तबाह हो सकता है अगर वो उस दवाई या उस खाने को लेते हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि खिलाड़ियों को भी हमें अवेयर करना है ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल रहें और खुद में सफिशियंट रहें। इसके अलावा मैन पावर भी क्रिएट करना है, साथ ही साथ प्रोसीजरल इश्यूज जो है एंटी डोपिंग डिस्प्यूट्स में उसको भी हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। की फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, एथलीट, स्पोर्ट्स सपोर्ट पर्सनल, इन सबको प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह की डोपिंग में आप नहीं इन्वॉल्व होंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की डोपिंग में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में रिजल्ट इन क्या क्या हो सकता है आप समझो। सबसे पहले तो आपके मेडल्स, पॉइंट्स, प्राइजेस जो भी कुछ है आपके पास वो सबको फोर्टिफाई करके उसको आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज, आपको बैन किया जा सकता है या फिर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आपको बैन किया जा सकता है या फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको बैन लगाया जा सकता है किसी कंपटीशन या इवेंट से, ठीक है। इसके अलावा टीम स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कहते हैं कोई भी अगर नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल बैठेगा और अगर टीम डोपिंग हुई है, टीम स्पोर्ट्स में कोई डोपिंग कर रहा है तो वहां पे नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल बैठेगा और वो सुन करके फिर अपना जजमेंट देगा, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये सारी चीजें ना कि ग्रुप स्पोर्ट्स के लिए, टीम स्पोर्ट्स के लिए हमने पैनल बना दिया। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, ठीक है। नाडा ध्यान रखिएगा, नाडा पहले एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई थी, इसको डिसॉल्व करके रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसको डिसॉल्व किया जाएगा पहले और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इस बार जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो इट विल बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी। प्लीज ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगा। प्लीज ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है एक एक्ट पे बेस्ड होगा ये, ठीक है, एक एक्ट पे बेस्ड होगा। अर्लियर अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इट विल बी डिसॉल्व्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड, empowering it to conduct raids, strengthen measures to tackle drug abuse. It will be headed by डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर जनरल है वो उसको हेड करेंगे, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ये भी हम बना रहे हैं। ध्यान रखिए, ये रिकमेंड करेगा कि भैया एंटी डोपिंग रेगुलेशन क्या होने चाहिए, कैसे उसको कंप्लाई करवाना है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम बढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपील पैनल भी होगा, ये भी प्लीज ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हमें डोप टेस्टिंग लैबोरेटरीज बनानी है ताकि नेसेंट स्टेज में, बेसिक शुरुआती स्टेज में इस तरह की डोपिंग एक्टिविटीज को कर्व किया जा सके, ठीक है। नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी की अगर मैं बात करता हूं एनडीटीएल, तो ध्यान रखिए इसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि इसको आईओसी और वाडा दोनों से एक्रेडिटेशन मिल जाए, मतलब ये दोनों के लिए ड्रग टेस्टिंग कर सके। क्यों? क्योंकि समझिएगा आईओसी और वाडा दोनों में से कोई भी ड्रग टेस्टिंग खुद नहीं करता है, खुद से कभी नहीं करता है, ये सैंपल कलेक्ट करते हैं, केवल सैंपल कलेक्ट करवाते हैं एक्चुअली, और उसके बाद फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जब टेस्टिंग होकर के जो भी रिजल्ट आता है उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। प्लीज ये ध्यान रखिए, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी एंड वाडा, ये दोनों के दोनों
का एक्रेडिशन हमें चाहिए था, ठीक है। तो एनडीटीएल का ध्यान रखिए, बीच में 2019 में इसका सस्पेंड कर दिया गया था एक्रेडिशन, बट अभी हमें वापस मिल चुका है, वाडा का एक्रेडिशन हमें वापस मिल चुका है। अब देखो इस एक्ट में कुछ इश्यूज भी हैं। क्या इश्यूज है? पहली चीज, डायरेक्टर जनरल जो है ये इंडिपेंडेंट डूबीएस है कि भाई कितना इंडिपेंडेंट रहेगा। एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा करीब रहेंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ डिसिप्लिनरी एंड हियरिंग पैनल्स, ये भी एक बहुत मेजर है, क्योंकि जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है ना, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया एक्ट में। तो हो सकता है कल को फेवरेटिज्म पाने के लिए किसी बड़े पॉलिटिशियन, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के प्रति झुक करके नेपोटिज्म या फिर कुछ वैसा कर दे, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी एंड हियरिंग पैनल, ध्यान रखिए वाडा गाइडलाइन कहती है कि ऐसी हियरिंग पैनल का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो क्वालिफिकेशन है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन इस एक्ट में हम ये करना भूल गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की भी अब बात कर लीजिए, वाडा तब से मैं कर जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखो 1999 में है ना, 1999 में इसको बनाया गया था एज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि स्पोर्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है इक्वली थ्रू आउट द वर्ल्ड, और साथ साथ अपना प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड मेथड्स एक्ट को, मतलब मेथड्स को अपडेट करता रहता है, ताकि जो नए नए डोप्स निकल रहे हैं, नए नए ड्रग्स निकल रहे हैं, इसको मेक श्योर किया जा सके, उसको कर्व किया जा सके, ठीक है। ध्यान रखो यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस इज exempted if needed for therapeutic use. Any sports person competing in national and international event can be asked to give blood and urine sample at any point of time. Testing can be conducted in competition and out of competition. ध्यान रखिए competition के अंदर और competition के बाहर आप testing कर सकते हो। WADA does not directly conduct tests, rather it gives accreditation to laboratories. At national level there is National Anti-Doping Agency in India. ध्यान रखना ये इंडिया का है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। क्या रिकमेंडेशन है भैया? काउंसलिंग बढ़ा दो, अवेयरनेस बढ़ाओ ग्रास रूट लेवल पे, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स साइंस के फैकल्टी क्रिएट करो, पर्सन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, और साथ साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन कोर्सेज भी पढ़ाने चाहिए। इसके अलावा डोप फ्री सर्टिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज मैंडेटरी होने चाहिए। क्या होता है कई बार जो आपके सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब सपोज कीजिए जैसे अभी मैं हेल्दी बिस्किट्स खा रहा हूँ, ठीक है, कोई हेल्दी बिस्किट्स खा रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट न्यूट्रास्यूटिकल्स, है ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स। या फिर विटामिन ई की टैबलेट खा रहा हूँ, विटामिन ई की, सो दैट मेरी स्किन ग्लो करती रहे। विटामिन B12 खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो डोप फ्री होना चाहिए, इसके पीछे सर्टिफिकेशन एक प्रॉपर लगाओ। साथ साथ एथलीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को बचा के रखें एंड कंप्लाई करें वेयर अबाउट्स गाइडलाइंस, ठीक है। अब कौन कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं डोपिंग के लिए, ये भी एक बार देख लीजिए ढंग से। एंड्रोजेनिक एजेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एंड्रोजेनिक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, स्टीरॉइड्स हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो ट्रेनिंग होता है, ये आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हो, आपकी मसल्स ज्यादा तेजी से बनेगी, आपको पेन कम होगा। ध्यान रखिएगा स्टीरॉइड से क्या होता है, आपको पेन कम होगा, आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा तगड़े से आप ट्रेन कर सकते हो, और साथ साथ काफी ज्यादा मसल्स आप गेन करते हो। इसके अलावा स्टिमुलेंट्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, जो कि अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, फटीग को घटाते हैं, है ना, और साथ ही साथ हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अलर्टनेस बढ़ेगी, आपका फटीग कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा देर तक दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। स्टिमुलेंट्स ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डाईयूरेटिक्स एंड मास्किंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज्ड टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, है ना, टू हाइड अदर ड्रग यूज और टू मैनेज वेट इन द बॉक्स। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि डायूरेटिक्स एंड मास्किंग एजेंट के थ्रू क्या करते हो, आप ड्रग ले लिया, उसको छुपाने के लिए ये दूसरा मास्किंग एजेंट ले लिया। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है अपना जो वेट है बॉक्सिंग में उसको कम करना चाहते हो, कम दिखाना चाहते हो, ताकि आप ज्यादा छोटे ग्रुप में कम वजन के लोगों के साथ मैच करो, ठीक है। और ये बेसिकली जो है डायूरेटिक्स आपकी बॉडी से फ्लूइड निकाल देते हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड कैनाबिनॉइड, ये क्या है, बेसिकली टू मास्क पेन कॉज बाय इंजुरी और फटीग, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एरिथ्रोपोएटिन, ध्यान रखना एरिथ्रोपोएटिन। अब ये क्या है, ध्यान रखो एरिथ्रोपोएटिन से क्या होता है, बल्क स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ साथ आरबीसी बढ़ता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आता है जीन डोप। जीन डोप क्या है? बॉडी सेल्स एंड जीन्स आर मैनिपुलेटेड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें हम जेनेटिक्स चेंजेस शामिल करते हैं, तो इसमें जीन्स जो होते हैं वो मैनिपुलेट करके बेटर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड डोपिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लड को यहाँ रिमूव किया जाता है और साथ साथ दूसरे पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मास्क इंजुरी, सीवियर इंजुरी बिकॉज दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की अगर मैं बात करता हूँ, बैंड इन स्पोर्ट्स लाइक आर्चरी, शूटिंग, because they keep the heart rate low and reduce the tremble in the hands। ध्यान रखिए बीटा ब्लॉकर भी दिया जाता है कई बार, which is not a good practice। प्लीज इन चीजों से बच के रखिए, ठीक है। देखिए फूड सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो FSSAI जो है ये फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालता है। क्या निकालता है? FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालता है 2021 से 12, ठीक है। SFSI जो है इज रिलीज एनुअली, है ना। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है ये एनुअली रिलीज होता है। ये 4th एडिशन है, ध्यान रखिएगा, इंसेप्शन के बाद से 2018-19 के बाद से, ठीक है। फंडिंग ऑफ द स्टेट फूड स्टेट इंडेक्स 2022, ठीक है। अमंग द लार्ज स्टेट्स तमिलनाडु इज द टॉप रैंकिंग, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र, एंड इन स्मॉल स्टेट्स गोवा इज द टॉप रैंक, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम, एंड देन यूटीज जम्मू एंड कश्मीर, यस, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ DNH एंड चंडीगढ़, ये 3 एरियाज यहाँ पे यूटी के सेक्रेटरी के अंदर आते हैं, ठीक है। FSAI की बात करता हूँ तो ध्यान रखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसको मैंडेटेड किया गया है। फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड सिस्टम ऑफ इन्फोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ओके, guidelines for accreditation of certification bodies for certification of food safety management system for business and laboratories, बेसिकली ये सारी चीजें करता है, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना। ओके, प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ओके, क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क थ्रू द country to disseminate reliable objective information about food safety and issues of concern, contribute to the development of international technical standards for food and sanitary and phytosanitary, as it concerns related with food safety की बात करता हूँ, inefficient food testing labs and required infrastructure and trained human resource, ये सारी चीजें हमारे लिए कंसर्न्स बनी हुई है फूड सेफ्टी में। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, फर्टिलाइजर का यूजेज बहुत बुरी तरह से हो रहा है। आप देखो तो यूरिया यूजुअली 7:4:1 बताया जाता है, राइट, जबकि ये चीज होनी चाहिए 4:2:1, है ना। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ न्यू इमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना, तो चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस एंड, है ना, एंड बिफोर लिविंग, है ना। ओके, बर्डन ऑफ फूड एंड फूड सिक्योरिटी, है ना। ओके, चलिए अभी देखता हूं मैं आगे थोड़ा सा, तो कंसर्न्स क्या है, अच्छा नहीं, वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या है ना, इनिशिएटिव्स क्या क्या है ये देख लो थोड़ा सा, ठीक है। तो यस, कंसर्न्स मैंने बता दिया बेसिकली, ठीक है। ओके, वेरियस इनिशिएटिव्स इन द रिगार्ड ऑफ फूड सेफ्टी अगर मैं बात करता हूँ तो ईट राइट इंडिया टैग चालू किया गया था, सही भोजन बेहतर जीवन, सही भोजन बेहतर जीवन, ईट राइट रिसर्च रिवार्ड्स एंड ग्रांट्स, है ना, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज, ईट राइट कैंपस, देन देयर इज ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू द गॉड, है ना, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू द गॉड। इसको एक्रोनिम बनाकर क्या बना दिया हमने, भोग बना दिया। ध्यान रखिए इसमें ये बेसिकली है कि जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है वो अपने हाथ में लेते जाए, है ना, एंड यस डेफिनेटली उसको हम, है ना, encourage places of worship to adopt, maintain food safety and hygiene in preparation, serving and sale of प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा हाइजीन रेटिंग ऑफ रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट्स के साथ जा करके टाइप करेंगे और साथ साथ उनकी रेटिंग बेटर करवाएं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, एंड प्लीज ध्यान रखिए कि